नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन हब एजुकेशन पर। चलिए, तो आज जो है हम लोग एसएसटी का थर्ड नंबर तीसरा जो मॉडल पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो बुक आपके सामने मार्केट में है, इसके पूरे के पूरे 15 मॉडल पेपर जो है वो आपको यहाँ पे सोल्व करवाए जा रहे हैं। ये बुक जो है आगामी रिट एसएसटी के एग्जाम के लिए गागर में सागर जो भरने की आपकी कहावत है उसे चरितार्थ साबित करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस बुक में दिए हुए हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप ये बुक को आपने हाथ में लें और जब भी मैं क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरे साथ साथ जो है पीछे इसकी ओएमआर शीट दी हुई है, वहां पे आप इसका टेस्ट अपन लगा सकते हो, आंसर भी चेक कर सकते हैं। चलिए, तो मैं फटाफट से सब लोग लाइव आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। और जितने भी लोग लाइव है फटाफट से कमेंट भी करना शुरू कर दीजिए। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। चलिए भाई, तो आज जो है थर्ड नंबर का मॉडल पेपर जो है वो यहां पर सोल्व करवाया जाएगा। चलिए भाई, ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ रहा है, ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? सवाल क्या दिया हुआ है? बिल्कुल भीमा जी, जय श्री राम भाई, गुजर साहब गुड इवनिंग, कैसे हैं भाई? चलिए, सभी लोग जो फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर भी कर दो ताकि बच्चे जो है वो फटाफट से जुड़ जाए और हम यहाँ पर क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं, स्टार्ट करना, क्योंकि बिल्कुल 60 क्वेश्चन जो है हमें सोल्व करने हैं। चलिए, ठीक है, तो सवाल था आपका, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण जो है किस काल में हुआ? देखिए, श्रवण बेलगोला की बात करें हम, ठीक है, कहां पर है सर ये? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, हासन जो जिला है कर्नाटक का, वहां पर ये मूर्ति जो है स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहां पर है भाई? कर्नाटक में जो है ये मूर्ति स्थित है। वेरी गुड भाई सभी, ठीक है ना। चलिए, और ये जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई जो है 57 फीट या 17 मीटर ऊंची जो है ये मूर्ति मानी जाती है। ये गोमटेश्वर भी इसको जो है कहा जाता है। बिल्कुल, रोम रोम भाई, रोम रोम है, वेरी गुड। चलिए, ठीक है ना। तो ये जो मूर्ति थी ये गंग वंश के एक मंत्री थे, ठीक है, चावुंड राय, इन्होंने जो है ये मूर्ति बनाई थी। तो किसके काल में हुआ भाई? तो ये जो है बिल्कुल, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, चलिए, तो चावुंड राय के जो मंत्री थे उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। अब ये किस पर्वत पर है? तो जो पर्वत है उसका नाम है विंध्यगिरि पर्वत। पर्वत कौन सा है भाई? विंध्यगिरि पर्वत है जहां पर यह मूर्ति स्थित है, ठीक है। बिल्कुल, सभी को राम राम, है ना। तो सवाल था आपका कि श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण जो है वो किस काल में हुआ, किस वंश के काल में हुआ? तो गंग, और मंत्री कौन थे भाई? चावुंड राय थे जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। ये है कहां पर? तो कर्नाटक के हासन डिस्ट्रिक्ट में है, क्लियर ना। और किस पर्वत पर है? तो सर विंध्यगिरि पर्वत पर है। कितनी ऊंचाई है भाई? 57 फीट 17 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और इन्हें जो है गोमतेश्वर भी जो है कहा जाता है, गोमतेश्वर जो है कहा जाता है। चलिए, बिल्कुल जीवराज भाई, राधे राधे, हाउ आर यू भाई। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल जो है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, मौर्य वंश जो है आपके साथ आपके सिलेबस में है। तो सवाल क्या है? उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। किसने? चंद्रगुप्त ने। क्या सही है? देखते हैं आगे। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और तीसरा है, उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 3 स्टेटमेंट जो है वो यहां पर आपको दिए हुए हैं। योगेश कुशवाहा जी, राम राम भाई, राम राम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? मैं सभी स्टूडेंट से एक गुजारिश करूंगा कि जब भी आप पेपर देते हैं, है ना, या जैसे लाइव सेशन जो आप अटेंड करते हैं, तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि आप जो क्वेश्चन जो है उससे आप 2 बार पढ़ लें। क्योंकि कई बार क्या है, हम लोग जल्दी पता नहीं किस चीज की होती है,
सही है सही नहीं है इसमें ही जो है आधे बावड़े हो जाते हैं, है ना। और कुछ एक दो सवाल जो है हम इसी गफलत में जो है गलत कर आते हैं। तो सो प्लीज बी केयरफुल, ओके, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर पूछा है कौन सा कथन जो है सही है। पहला स्टेटमेंट, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, यस सर इट्स राइट किया, ठीक है। और उसका नाम क्या था, हेलेना, ठीक है। माना जाता है कि यह जो है पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, भारतवर्ष की ओर से पहला इंटरनेशनल जो मैरिज थी वो यही थी, है ना, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर ने एक अपना राजदूत भेजा था इनके दरबार में, वो था मेगास्थनीज। कौन था भाई, मेगास्थनीज ने एक शानदार पुस्तक लिखी इंडिका, ठीक है ना। चलिए तो ये देख लेना यहां पे। तो पहला जो बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट जो है, उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। सॉरी गाइस, उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, उसने जैन धर्म स्वीकार किया था। तो ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है, ठीक है भाई। ये स्टेटमेंट जो क्या है यहां पर गलत होता है, ये नहीं था। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, गलत, गलत भाई, ठीक है। अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा राजा था। ये किस नंबर पे था भाई, ये 3rd नंबर पे था। यानी जी अशोक के जो पिता थे, ठीक है, वो किसके पुत्र थे भाई, वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है। चलिए बिल्कुल भाई, थैंक यू भाई भीष्मा लाल जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच। चलिए भाई सभी का सही आ रहा है, ओके। तो यहां पे जो है राजा जिसके बनाया, उत्तराधिकारी बनाया, वो थे बिंदुसार। कौन थे भाई, बिंदुसार, ठीक है। तो क्रम जो आप देख लें, सबसे पहले कौन था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद में बिंदुसार राजा बना, और फिर कौन बना भाई, अशोक। तो अशोक जो है वो नंबर 3rd पे था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो उनके दादाजी थे, है ना। तो यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा। तो आंसर कौन सा आएगा, यहां पर आंसर पूछा है कथन सही है, तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, पहला ही जो है वो सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया, उसने जैन धर्म स्वीकार किया था। और अशोक को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, उसने अपना उत्तराधिकारी अशोक के पिता यानी बिंदुसार को जो है बनाया था, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, द्वितीय के बारे में यह कथन किसने कहा कि उसकी प्रजा सुखी है, उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड, ठीक है। ये एक यात्री जो विदेशी यात्री है उसका स्टेटमेंट है। किस काल के बारे में बात कर रहा है, तो गाइस वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के बारे में बात कर रहा है। किसका है, ऑप्शन है फर्स्ट फाइयान, हैनसांग, इत्सिंग और मेगास्थनीज। बिल्कुल देखिए, चंद्रगुप्त के बारे में बात करें तो ये पहला ऐसा राजा था जिसने सिक्कों का प्रचलन किया, है ना। तो इसने चांदी का एक सिक्का लाया था, किसका, चांदी का सिक्का लाया था इसने एक, जिसे रूपक कहा जाता था। क्या कहते हैं बेटा उसको, उसे जो है रूपक। ये बहुत प्यारा सवाल है। पहला वो राजा इसने सिक्कों का जो है प्रचलन किया था, और इसने चांदी के कॉइन जो है स्टार्ट किया, सिक्का जो स्टार्ट किया, उसे जो है रूपक जो है कहा गया था। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो यहां क्या है कि उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और नहीं प्राण दंड। किसने कहा, हाँ भाई फाइयान ने कहा, हैनसांग ने कहा, इत्सिंग ने कहा, मेगास्थनीज ने कहा। तो ये आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, बिकॉज हैनसांग और इत्सिंग ये दोनों तो हर्षवर्धन के काल में थे भाई। किसके काल में थे, ये हर्षवर्धन के काल में थे। और अभी मैंने कहा कि मेगास्थनीज जो है ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। तो ये तो आएंगे नहीं, तो बचा कौन सा आपके फाइयान, इजी है, ठीक है, इजी हुआ। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात और बता दूं मैं आपको कि इनके दरबार में नवरत्न भी होते थे। क्या होते थे, नवरत्न। और उसमें से 2 नवरत्न सबसे फेमस थे, ठीक है। एक तो थे आपके कालिदास जी, कौन से भाई, कालिदास, और दूसरे थे अमर सिंह। ये दोनों इनके महत्वपूर्ण जो है नवरत्नों में से 2 व्यक्ति थे।
तो कालिदास किस राजा के दरबार में थे या उनके नवरत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कौन सिक्योरिटी लाया बेटा? रूपक। कौन लाया? रूपक। क्लियर यहां तक? चलिए वेरी गुड। तो यहां पे आंसर कौन सा आ गया? फर्स्ट फाइया। नेक्स्ट, भीतर गांव का मंदिर कहां पर स्थित है? ठीक है, भीतर गांव का जो मंदिर है यूपी में है, बिहार में है, ओडिशा में है या बंगाल में है? बताइए, भीतर गांव का जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? यूपी, बिहार, ओडिशा या बंगाल? तो ध्यान रखिए, भीतर गांव जो है ये 5वीं सदी का मंदिर है, ठीक है, जो कि अपने गुंबद के लिए फेमस है। ठीक है, उस क्षेत्र का ये अंतिम जो है उस समय का हिंदू मंदिर था। ठीक है, और बताइए तो यहां पर ये है, कहां पर स्थित है? तो गाइस ये जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर है भाई? यूपी में है। अच्छा कमेंट करो, यूपी के किस जिले में है? भीतरगांव जो मंदिर है ये यूपी के किस जिले में स्थित है भाई? बताएं भाई कमेंट के फटाफट से, यूपी के किस जिले में स्थित है? सभी से रिक्वेस्ट है। जी हाँ, और देख लो यहां पर किस वंश की देन है? तो सर ये जो है गुप्त वंश की देन है। किसकी? गुप्त वंश की। और जिला कौन सा है? जिला है आपके कानपुर। कहां पर है भाई? कानपुर में। चलिए तो यहां पे क्या जाएगा आंसर? यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल के कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और पूछा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। मैं यहां पे जो अंडरलाइन करता हूं बहुत हार्ड होते हैं, मतलब ये समझ लो कि ये आपको पढ़ना ही है। ओके, तो यहां पूछा है वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से जो विचार करना है और फिर कौन से सही है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ओके, सेकेंड वन इज ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। एंड थर्ड वन इज व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। ओके, बताइए इन तीनों में से कौन सा जो है सही है? राजेंद्र जी बिल्कुल सर, बहुत ही जल्द जो है बुक आ जाएगी, डोंट वरी। ओके, चलिए बताइए कौन से जो है यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, आश्रम व्यवस्था की बात करें तो आपने चारों आश्रम व्यवस्था जो पढ़ी है, ठीक है, पहला कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम जो है वो सभी जो आश्रम है, लक्ष्मण नमस्कार, कैसे हैं भाई? जो सभी जो आश्रम है, ठीक है, उनका एक तरह से पोषक भी होता था और उनका सहभागी भी होता था। ठीक है ना, गृहस्थ आश्रम जीना अनिवार्य होता था। मैंने एक लाइन बोली अनिवार्य होता है, तो इट्स करेक्ट, ये जो है सही है। ठीक है, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं सर बी होगा। ठीक है, सेकंड है गांव के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, इट्स ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था, सॉरी गाइस ये जो है यहां पर सही नहीं है। ठीक है, क्लियर, ये जो है यहां पर सही नहीं है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो था उसे पणी कहा जाता था। पणी या पानी, क्या बोलते थे उसे? पणी या पानी कहा जाता था व्यापारी वर्ग के लिए, जो वर्ड यूज किया गया है वैदिक काल में। ठीक है, बिल्कुल, तो यहां पर जो है पणी जो है यहां पर आना चाहिए था। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा तो फिर विष क्या होगा? विष जो होता था ये गांव का एक समूह होता था, ग्रुप ऑफ विलेज होता था। तो विष किसे कहेंगे भाई? विष कहेंगे हम गांव के समूह को, गांव के समूह को विष कहते थे। फिर एक वर्ड आता था गाइस कुलप, है ना। कुलप क्या होता था? कुलप जो है वो मुखिया को कहते थे। कुलप से बोलते थे मुखिया को। तो ये सारे वर्ड ध्यान रखना सारे, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, यानी सारे आश्रम जो है इन पर डिपेंड होते थे। गांव के अधिकारी को ग्रामीणी कहते थे, ठीक है। और व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। विष जो होता था वो गांव का समूह होता था, और मुखिया जो है वो क्या होता था भाई? कुलप कहा जाता था। क्लियर यहां तक?
तो सही कौन सा है कि सर पहला सही, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, यहां पर बी इज द करेक्ट हो जाएगा आंसर कि सर बी यहां पर सही है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, कब की गई? ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी कब? 1897 में, 1886 में, 1892 में या 1898 में? देखिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु, ठीक है, कौन थे भाई? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो उनके नीतियों को, उनके उपदेशों को, उनके चरण को, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने एक मिशन बनाया, कौन सा? आपके रामकृष्ण मिशन। ठीक है, अच्छा, इसका हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर है ये किस स्टेट में है? तो साहब पश्चिम बंगाल। कहां पर? पश्चिम बंगाल में है। नदी कौन सी है साहब? नदी है हुगली नदी। नदी कौन सी है? हुगली नदी के किनारे किस स्थान पर है? बताइए, कमेंट करो भाई, किस स्थान पे जो है इनका हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है? जी हां, तो मुझे बताइए भाई, आंसर सब लोग आंसर भी दिया करो भाई साथ साथ, है ना, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, आंसर भी साथ साथ दो। कोई बात नहीं यार, गलत हो इट्स ओके, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, सीखोगे तभी कुछ नया करके आओगे। सी बोल रहे हैं सर लक्ष्मण जी, सी। बी केयरफुल, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से भी लक्ष्मण जी, है ना। हाँ, मैं साइड में हो गया, अब देख लीजिए आराम से, बिल्कुल। चलिए, तो भाई सिटी कौन सी थी? वेलूर, है ना, यहां पे जो है इसका हेडक्वार्टर है, और ये 1897 में लगाया था। कब भाई? 1897 में, जितेंद्र जी, ठीक ना। और कब? 1 मई, 1 मई 1897। ठीक है, सी नहीं होगा, ठीक है ना, 1892 नहीं भाई, 1897 जो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलज, परोती, चचर व बंजर, ये भूमि के प्रकार हैं, ठीक है ना, भूमि की श्रेणियां हैं। तो ये किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से, गुप्त वंश से, सल्तनत से या मुगल से? अब देखिए, मैं इन भूमि की श्रेणियों की बात करूं तो ये किस प्रकार की भूमियां होती थी? तो इस काल में ये 4 प्रकार की भू श्रेणियां होती थी गाइस। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, ठीक है ना। सबसे पहली होती थी पोलज। पोलज भूमि का वो प्रकार है जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सर्वाधिक उपजाऊ है। क्या है भाई? ये सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है, यानी कि वो भूमि जिस पर हमेशा क्या होता था? हमेशा कृषि कार्य जो है इस पर किया जाता था। किस पर? या कोमल जी नमस्ते भाई, हाउ आर यू? ठीक है, तो पोलज क्या है? सबसे उपजाऊ भूमि थी, एंड दूसरा कि ये हमेशा जो है इस पर कृषि कार्य किया जाता। रविना जी आज लेट हो गए आप, ठीक है। चलिए, तो यहां पूछा है 97 में बी बता रहे हैं। ओके, देखते हैं भाई, ठीक है ना। दूसरा जो है परोती की हम बात करते हैं। परोती जो भूमि है ये भाई एक तरह से अस्थाई क्या है? ये एक तरह से पड़ती भूमि है, यानी कि ये वो भूमि है जो कि ज्यादातर यूज में लेने के कारण अपना जो उपजाऊपन है वो खो चुकी है। तो इसे हम रख देते हैं भाई, इस पे भी हम खेती नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे सर? जब तक ये अपना उपजाऊपन पुनः रीगेन नहीं कर ले, यानी कि जब तक यह अपना उपजाऊपन पूरा वापस दोबारा प्राप्त नहीं कर ले। ठीक है। तीसरा होता है चचर। चचर वो भूमि होती है जो कि 2 या 3 साल, कितनी भाई? 2 या 3 साल परती रखी जाती है। परती मतलब जिस पर खेती नहीं की जाती, ठीक है, और 3 साल बाद उस पर वापस जो है क्या होगा? कृषि कार्य होगा। फिर होती है बंजर भूमि। बंजर भूमि ये सर्वाधिक नॉन यूटिलाइज्ड या ये जो है अनुपजाऊ होती है, और इस पर जो है 5 साल या उससे अधिक के समय के लिए खेती नहीं होती है। तो भूमि की 4 श्रेणियां थी।
और सवाल पूछा था किस काल से संबंधित है, तो गए ध्यान रखना यहां पर मौर्य दिया हुआ है, गुप्त दिया हुआ है, सल्तनत काल दिया हुआ है और मुगल काल दिया हुआ है। अब मैक्सिमम आंसर जो आप बी बता रहे, बट सोच लो एक बार, क्या बी जो है सही आंसर है? बताइए भाई जल्दी से। देखिए भाई ध्यान रखो, ये सवाल काफी एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है ना। उसका राइट जो आंसर है वो है मुगल काल। कौन सा है भाई? मुगल, ठीक है ना। ये चारों जो श्रेणियां हैं, भू श्रेणियां, ये मुगल काल की है, न कि गुप्त काल की, न कि मौर्य काल की, न कि सल्तनत काल की। और चारों की व्याख्या मैंने कर दी है, ठीक है। चाहो तो आप इसका, मैं साइड में जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है भाई। चलिए ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चोल राजवंश की स्थापना किसने की? सवाल दिया हुआ है, चोल जो राजवंश है, या मधु जी, जय बजरंगबली भाई, ठीक है ना, बताइए चोल राजवंश की स्थापना किसने की? विजयालय ने, आदित्य प्रथम ने, परांतक प्रथम ने, या राज प्रथम ने? चोल राजवंश जो है उसकी स्थापना जो है वो किसने की है? बिल्कुल, देखिए चोल राजवंश की स्थापना हुई कैसे है ना। एक राजा था एलंगो मुथियार। कौन था भाई? एलंगो मुथियार, ठीक है। इससे क्या जीता था? इससे तंजावुर जीता, तंजावुर जो है वो जीता था, ठीक है भाई, बिल्कुल। बताइए फटाफट से। सोनू सोलंकी, राज प्रथम, रवीना बोल रहे हैं सर ए, ठीक है ना। तंजावुर जीता, और तंजावुर जीतकर फिर क्या की भाई? चोल राजवंश की स्थापना हुई थी। और चोल राजवंश की स्थापना बिल्कुल सही है, तंजो मधु, ठीक है। और की किसने है? तो रवीना यहां पे जो है आपका आंसर सही है भाई, ठीक है। किसने भाई? विजयालय। किसने की है भाई? विजयालय ने, ठीक है। न आदित्य ने, न प्रांतक ने, न राज फर्स्ट ने, किसने की है भाई? तो यहां पर जो है विजयालय ने की है, ठीक है ना। क्या प्राप्त किया? तंजावुर। किससे? एलंगो मुथियार। मुथियार कौन था? ये मुथियार वंश का अंतिम शासक था। कौन था ये? मुथियार वंश का अंतिम शासक था, उसे हराकर, ठीक है, स्थापना की गई है। नेक्स्ट, और बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। सत्य कथन पहचानिए। यहां पे आप कुछ जैसे अद्वैतवाद दिया हुआ है, द्वैताद्वैतवाद दिया हुआ है, ठीक है ना, विशिष्ट अद्वैतवाद दिया हुआ है। इनमें से कौन सा जो है उसके प्रवर्तक कौन है? ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन बार बार जो है एग्जाम में अलग अलग व्यू से जो है आता रहता है। यहां पे आपको सही का निशान जो है लगाना, केवल निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मैं साइड में जाता हूं, जैसे ही आपका आंसर आ जाए आप प्लीज कमेंट जो है इस पर कर दीजिएगा कि विच इज द करेक्ट, ठीक है। यहां दिया हुआ है रामानुजाचार्य अद्वैतवाद, शंकराचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैतवाद, माधवा ने द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। तो आपको इनका करेक्ट फॉर्म निकालना है, क्योंकि सभी में मैक्सिमम यही जो है दिया हुआ है, बस नाम जो है वो आगे पीछे है। तो कौन सा जो इसमें सही है? जी हाँ, ध्यान से। कई तो बच्चे ऐसे होते हैं साहब जो बड़ा क्वेश्चन आते हैं, अरे यार ये क्या आ गया, है ना। कुछ नहीं होता इसमें, एक को पकड़ना होता है ना, बाकी भी देखने होते हैं कि ये सही है या नहीं है। रवीना बोल रहे हैं सी, ठीक है ना। बाकी लोग भी आंसर दे भाई, कौन सा जो करेक्ट होगा बताइए, विच इज द करेक्ट आंसर? कौन सा इसमें सही है? चलिए, तो यहां पर देखिए, बताऊं, रामानुजाचार्य जो है उन्होंने कौन का मत चलाया था? लक्ष्मण सिंह जी बोल रहे हैं सी, बिल्कुल सही है भाई, दोनों का सही है भाई, ठीक है ना। कौन सा? सी द करेक्ट आंसर। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद, और माधव ने द्वैत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इनको आप प्लीज और प्लीज, अगर नोट्स में नहीं है तो नोट डाउन करो, हर बुक में होता है, ठीक है ना। मधु गुजर, मधु जी ए नहीं होगा, गलत है आपका, ठीक है ना। मधु, अद्वैतवाद कहां से आएगा? है वो शंकराचार्य का है, या भीष्मा जी, वेरी गुड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव के समय सभी चुनाव अभियानों को बंद कर दिया जाता है ना। जैसे चुनाव आयोग जो है वो सबसे पहले चुनाव की घोषणा करता है, और जैसे ही साहब चुनाव तारीख की घोषणा हो जाती है,
एक वर्ड आता है, क्या आता है भाई? आचार संहिता। क्या आता है? आचार संहिता। जैसे ही चुनाव घोषणा होती है, क्या लग जाती है? आचार संहिता उस चुनाव क्षेत्र में लग जाती है। ठीक है ना? संजना जी देखिए, ये जो क्लास है ये मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना, डेली, यानी मंडे सैटरडे मान लो आप 4 बजे चलती है। ओके, इसमें 15 जो मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां पे सोल्व करवाता हूं, पूरा एसएसटी का, इसमें 60 सवाल जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए क्या लगती है आचार संहिता? क्या? चुनाव घोषणा होने पर। फिर चुनाव आयोग जो है, अच्छा मुझे बताओ, चुनाव आयोग जो है वो जो आपके कैंडिडेट हैं, है ना, मतलब जो नॉमिनेशन फिलअप करते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें कितने सप्ताह का चुनाव प्रचार का समय दिया जाता है? एक सवाल पूछा मैंने आपसे कि किसी व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए कितने सप्ताह का समय लगता है? एक का मिलता है 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तब तक आप यहां पर आंसर दीजिए। ठीक है, मतदान बंद होने के 48 घंटे पूर्व, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, मतदान बंद होने के 72 घंटे पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मतदान आरंभ होने के 48 घंटे पूर्व और मतदान आरंभ होने के 24 घंटे पूर्व। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिश्मा जी, नवीन जो पुस्तक है वो है, देखिए रवीना जी के पेपर है, मॉडल पेपर, ये मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है ना, बाकी भी अवेलेबल करवा दी जाएंगे। बिल्कुल रवीना जी, बिल्कुल। ठीक है ना, तो यहां सवाल क्या पूछा है कि कब बंद करते हैं, तो मैक्सिमम का आंसर सी आ रहा है। गाइस ध्यान रखो, जैसे ही साहब मान लीजिए यहां पर 2 वर्ड है, मतदान बंद होने के या मतदान आरंभ होने के, इन्हीं वर्डों में जो है आपको यहां पर ध्यान से आंसर देना है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, हमेशा मतदान स्टार्ट होने के 48 घंटे पहले चुनाव अभियान को समाप्त कर दिया जाता है। बंद होने के नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, बंद होने नहीं, ना 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 ना, मतदान शुरू होगा। ठीक है, मान लीजिए कल से 9 बजे शुरू होगा, तो उससे पहले, उससे 48 घंटे पहले जो है आपका चुनाव प्रचार जो है क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब यहां पूछा है, मैंने एक सवाल पूछा था, सवाल क्या पूछा था कि गाइस मुझे बताओ कि चुनाव आयोग जो है वो किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए कितने समय का वक्त देता है? दाना बेटा, चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। कितना? 2 सप्ताह का समय जो है ये किस लिए मिलता है बेटा? ये मिलता है चुनाव प्रचार के लिए। किसके लिए भाई? चुनाव प्रचार के लिए समय मिलता है। ठीक है, तो यहां पर 3 सवाल जो है आपके सही हो रहे हैं। पहला, जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा होती है क्या लग जाती है? आचार संहिता चुनाव तक रहती है। ठीक है, जब तक कि चुनाव आयोग जो है वो विजेता जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जो है राज्यपाल को या राष्ट्रपति को नहीं दे देते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा सिस्टम हो गया, यहां पर मतदान शुरू होने के 48 आवर्स बिफोर जो है क्या लगती है? चुनाव अभियान समाप्त हो जाते हैं और चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का जो है समय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बहुत प्यारा सवाल है भाई। राष्ट्रीय बाल श्रम, ठीक है ना, उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996 को, या 5 जून 1990 को, 22 जुलाई 2002 को, या 26 सितंबर 1994 को? बताइए, राष्ट्रीय बाल श्रम, जल्दी से भाई। बताएं भाई, बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण। देखिए, जब आप संविधान की बात करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे संविधान में 2 आर्टिकल जो है वो आपको हमेशा ध्यान होने चाहिए। एक तो आर्टिकल 23, कौन सा? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। जैसे मान लीजिए
बलात् श्रम मतलब बलपूर्वक श्रम करवाना, या मानव तस्करी, मानव व्यापार है। ठीक है, ये सब प्रतिबंधित है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। किस आर्टिकल द्वारा? 23 के द्वारा। ठीक है ना। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है ना, श्रम करवाना, यह भी क्या है? आपके गैर कानूनी है। आर्टिकल 24 बिल्कुल सही है मधु जी, आपका आंसर सभी का सही आ रहा है भाई। ठीक है ना। कौन सा होगा भाई यहां पे? डी। 26 सितंबर 994 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से? सवाल आपको मिलेंगे ऐसे ही एग्जाम में, कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखो, जब मैं आपके मोरल ड्यूटीज की बात करता हूं, मैं ड्यूटीज बोल रहा हूं, राइट्स नहीं बोल रहा है ना। तो ड्यूटीज जो है ये कब जोड़े गए भाई? ये तो 42 अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन था, 42 अमेंडमेंट था 1976। और समिति कौन सी थी भाई? स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। पहले 10 जोड़े गए, फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात की गई है। क्लियर यहां पर सबका? वेरी गुड। अब यहां पर सवाल जो पूछा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? भीष्मा जी का सर सी होगा, मधु जी बोल रहे हैं सर सी। सी मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ध्यान से पढ़ो एक बार, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। रवीना जी बोल रहे हैं सी, है ना भाई। कंडीशन जो है वो आईसीयू वाली हो रही है, तो है ना। देखिए ध्यान समझिए, राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, बिल्कुल ये सही है। ठीक है। देन कहने पर या आह्वान पर, ठीक है, राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, मतलब अगर आपको बुलाया जाए आप देश की सेवा के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, ये आपका कर्तव्य, ड्यूटी है। देश के मान लो कुछ ऐसे युद्ध के हालात होते हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी वर्ग के लिए कहा जाए तो आप पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है ना। तीसरा, सामाजिक सुधार का प्रयास करना। और चौथा, अपनी साझा संस्कृति जो आपकी धरोहर है उसको इंपोर्टेंस देते हुए उसका संरक्षण करना। ठीक है ना। ओके, सी सी सी, ठीक है भाई, ओके ओके ओके, थैंक यू, है ना। अब देखिए सभी का जो है मैक्सिमम का सही आ रहा है, डोंट वरी, है ना। ऐसे बीपी जो है हाई मत करो, सही आपका सभी का। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं होगा सही? इसमें थर्ड जो है नहीं होगा, सामाजिक सुधार का प्रयास, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है सही होगा। तो सभी का सही है। ठीक है, मैं केवल जो है आपकी बीपी को टेस्ट कर रहा था कि आपका बीपी जो है कहां जा रहा है ना, बहुत हाई हो गया होगा। तो गाइज ऑल ऑफ का सही है भाई, सभी का सही है। भीष्मा जी, मधु जी, रवीना जी, संजना जी, लक्ष्मण सिंह जी, सबका सही है बेटा। ये जो है आपके मोरल ड्यूटीज में जो है नहीं है, ठीक है ना। बाकी तीनों जो आपकी क्या है? मोरल ड्यूटीज। अच्छा मुझे बताओ, क्या मोरल ड्यूटीज वाद योग्य है? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वाद योग्य है? बताइए। सदना जी प्लीज स्टॉप, मैंने बोल दिया हां, आप सही कह रही हैं, बस बाकी बातें खत्म यहां पे, है ना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। चलिए बताएं भाई, ठीक है ना। क्या नीतिनिर्देशक तत्व और मौलिक जो आपके कर्तव्य हैं वो वाद योग्य हैं? जी हां, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम उन पर केस नहीं कर सकते। हम ये नहीं, जैसे मान लो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया हुआ है कि साहब आर्थिक असमानता कम की जाएगी, हुई आज तक? है नहीं ना। क्या किसने केस किया कि नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट में केस करूंगा साहब, गरीबी अमीरी जो गैप आ रहा है उसे कम करो? ठीक है, तो नहीं है, आप उनके लिए केस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं, है ना, वो आपसे छीन लिए जाते हैं, तो आप केस कर सकते हो, वो जो है वाद योग्य है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बालकों के अधिकार बिल 1992, बी केयरफुल, का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? बहुत प्यारा सवाल है। बालकों के अधिकार बिल का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है
कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है, ये मेरा राइट है कि भाई जो मेरे राइट्स है वो क्या है। ओके भीष्मा जी बिल्कुल, भीमसा लाल ओके 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 भाई, ओके ओके पाली से बांगेसर से, ओके भाई थैंक यू भाई भीमसा जी, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पे आर्टिकल 42, आर्टिकल 12 एंड 13, आर्टिकल 2, 3, 2, 8 और 2, 9 और 36, ठीक है। देखिए यहां पर राइट जो आंसर है वो 42 है भाई, क्या है 42। अच्छा आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, राज्य की परिभाषा। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं 12 से 35 तो 12 यही आता है, ठीक है ना। 13 वही वाद वाला, ठीक है। 23 मैंने बताया आपको कि मानव तस्करी, मानव व्यापार, बलात् श्रम, ये जो है आप नहीं कर सकते। 28, 29 आप सब जानते हैं कि साहब शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 36 जो है ये भी बालक के लिए अधिकार दिए हुए हैं बट राज्य की तरफ से, तो ये अलग हो जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा 42 आ जाएगा, क्या जाएगा 42। अच्छा मुझे बताओ हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में, हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में बेटा दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी, कौन सी भाई बंधुआ मजदूरी, ये बैन है। बताइए कौन से आर्टिकल में ये जो है आपके यहां पर बैन है। हमारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद दास प्रथा को और बंधुआ मजदूरी को यानी कि वॉइड घोषित करता है कि भाई ये नहीं होगा, ये प्रतिबंधित है। जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा जो है सही आंसर आएगा। कमेंट किया करो फ्लावर से सारे लोग, है ना, जितनी जल्दी कमेंट करोगे जितना ज्यादा सिखाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए आर्टिकल 23 रवीना यू आर राइट, कौन सा है आर्टिकल 23, मैं बता चुका हूं आपको, यहां जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं उस पर, यहां पर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। बहुत आसान भी है, ठीक है ना, और सबका सही होना चाहिए। डेली शाम को 4 बजे तैयार रहा करो, ठीक है, सारे हथियार के साथ, है ना। हथियार क्या है आपका ज्ञान, हथियार क्या है आपका ज्ञान, है ना। और ये कभी आपको धोखा नहीं देता, जितना सीखोगे जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। चलिए हाँ 23 बता देना, 23 ही तो है उसमें, हाँ 23 लिखा हुआ है। चलिए बताइए यहां पर सवाल है 155 तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या केंद्रीय मंत्री। जितेंद्र जी बोल रहे हैं सर फर्स्ट, यस भीष्मा जी बिल्कुल, बिल्कुल रवीना जी, दिलीप भाई बिल्कुल सबका सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा मुझे बताओ जो राज्यपाल का पद है, राज्यपाल का पद है, ये हमारे संविधान के किस भाग में है, भाग कौन सा है, भाग कौन सा है। मैंने तुमसे फर्स्ट दिन यानी कि फर्स्ट मॉडल पर मैं एक सवाल पूछा था, उसका आंसर आज तक किसने नहीं दिया। कोमल सही है आपका आंसर, ठीक है, सबका सही आ रहा है भाई, है ना। किस भाग में है, भाग पूछा है मैंने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रविराज जी प्रेसिडेंट करता है, सही है ना। भाग कौन सा है, थोड़ा फास्ट बता दे बड़े फ्रेंड से, किस भाग में जो है ये पद दिया हुआ है, बताओ भाई। नहीं, देखिए प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये तो दिया है आपके आर्टिकल 153, सही सभी का, बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आ रहा है ना, कि सर भाग कौन सा होगा, भाग जो है 6 होगा। अच्छा अगर आपसे पूछूं, अगर आप पूछूं, ठीक है, या हरिओम जी बिल्कुल, थर्ड नहीं होगा भाई, है ना। थर्ड में तो भाई ध्यान रखना, थर्ड में तो आपके मौलिक अधिकार वगैरह दिए हुए हैं सारे, जिससे आप मैग्ना कार्टा कहते हो। लक्ष्मण जी 4 नहीं होगा, हम राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे, हम राज्यपाल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर मैं पूछूं कि राज्यपाल की जो विवेकपूर्ण शक्तियां हैं, कौन सी भाई, राज्यपाल की जो विवेकपूर्ण शक्तियां हैं, ये कौन से आर्टिकल में है। राज्यपाल की विवेकपूर्ण जो शक्तियां हैं, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल अगर हम पूछे तो भाई वो है आपके
163। कौन सा भाई? 163। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? ठीक है ना। राष्ट्रपति के लिए जो एक पूरी मंत्री परिषद होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। बिल्कुल 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 समझना, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 74, अब मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। 74 में सेक्शन 1, 74(1) की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं कोमल, देखिए मैं बताऊं, मैं जब भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो कई बच्चे होते हैं जो मिलते हैं, सर मैं जीके पहले फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं, ठीक है, या सर मैं टॉपिक कभी नहीं पढ़ा, और जब वो पढ़ना शुरू करता है ना, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो क्लास टॉप कर जाते हैं। रीजन, आपकी क्वालिटी और आपका कैचिंग पावर और आपकी जो क्षमता है उन पर होता है। ठीक है, तो यस सभी सही है भाई। तो किसका? मंत्री परिषद, जाहिर सी बात है। और कौन सा भाई? 74(1) है ना। 74 में क्या दिया साहब? राष्ट्रीय सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी जो अध्यक्षता है, जिसका जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री करता है। ठीक है भाई सभी का। चलिए, है ना। हाँ, अब देखिए यहां पर राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में? 52 है या नहीं है? बिल्कुल, ठीक है ना। चलो बताओ फटाफट से, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपाल, राज्यपाल तो आएगी आपके, है ना, ये तीनों जो है कौन कौन से आर्टिकल में है? कमेंट फटाफट से बताइए जल्दी से। जी हाँ, (63) टाइम मत लगाओ, ठीक है, और 153। 52 राष्ट्रपति, 63 उपराष्ट्रपति, 93 लोकसभा अध्यक्ष और 153 हम यहां पढ़ के आए। कौन सा भाई? आपके राज्यपाल की। प्रत्येक राज्य क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ठीक है ना। तो 74 में क्या है? आपके मंत्री परिषद है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति है। 63 में कि क्या होगा भाई? एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि आगे क्या होगा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, है ना। लोकसभा अध्यक्ष 93 और राज्यपाल 153। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, वेरी गुड। ये सवाल बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा सवाल है ना। मैं फिर कह रहा हूं, इस सवाल में दिमाग में जो सारा ज्ञान भरा हुआ है उसको उड़ेल देना, है ना, और ध्यान से जो है ये सवाल यहां पर सोल्व करिएगा। निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं? शर्तें हैं, शर्तें हैं। ठीक है, पहला, वह भारत का नागरिक है। रविना जी ये मॉडल पेपर आ चुके हैं मार्केट में, ठीक है ना। ये मॉडल पेपर जो है मार्केट में आ चुके हैं, आप परचेज कर सकते हैं बेटा, और नहीं मिले तो आप कॉल करिए, ठीक है ना, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। वह भारत का नागरिक है, वेरी गुड। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और वह बिना किराए दिए, है ना, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। यहां पूछा है कि शर्तें जो है वो कौन कौन सी है, ध्यान से, ठीक है ना। आप इसका यहां पे केवल लिखा हुआ है ना, जो है ध्यान से आप इसको थोड़ा रीड आउट करिएगा भाई मेरे लिए, प्लीज बी केयरफुल, है ना। अब देखता हूं किसका सही आता है। राजू जी बोल रहे हैं सर बी, ओके। जितेंद्र जी बोल रहे हैं बी, भाई ध्यान से ना, ओके। ये मान लो कि ये बस डू और डाई है। कृष्णा जी बोल रहे हैं, मीना जी सर बी। गाइस ध्यान से, मैं फिर कह रहा हूं बी केयरफुल, इसको ध्यान से दो। ये क्वेश्चन जो है ये आज का सबसे शानदार सवाल है ना, सुपरलेटिव डिग्री है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ए, चारों बता दिया आपने ना। ध्यान से भाई, बी केयरफुल, मैं फिर कह रहा हूं बी केयरफुल। प्रियंका जी बोल रहे हैं सर सी, ओके। रवीना जी बोल रहे हैं बी। अब चलो डिस्कस करते हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, आपने राष्ट्रपति का पद पढ़ा है, तो आई थिंक सो आपने जो है आर्टिकल भी सारे पढ़े होंगे राष्ट्रपति के, हाँ या ना? पढ़े हैं। तो मुझे बताओ, क्या योग्यता और शर्तें दोनों एक होती हैं क्या? नहीं होती ना।
आर्टिकल 58 क्या कहता है कि सर राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की बात करता है, और 59 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद की शर्तें बताता है। ठीक है, तो ध्यान रखो, वह भारत का नागरिक होगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, वो कोई जो है दिवालियापन का शिकार नहीं हो। ये जो दोनों चीजें हैं ये योग्यता में आती हैं। किस में आती है? ये योग्यता में। तो ये दोनों आर्टिकल 58 में जाएगी। किसमें जाएगी? 58 में। और 59 जो है वो शर्तें हैं। वो क्या है? 59 जो है शर्तें, संविधान में साफ लिखा हुआ ही है। रमना जी बिल्कुल ध्यान से, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है ना। तो वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और वह बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। इसमें ये दोनों जो शर्तें हैं, तो यहां पर जो होगा आंसर डी होगा। और ये तो प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। ये तो जो है प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस पेपर उठा देख लो, ठीक है ना। जो आंसर माना गया है वो डी है। एक बार ध्यान से, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल आर्टिकल दोनों पढ़ो, 58 पढ़ो, 59 पढ़ो, और योग्यता पढ़ो, ठीक है ना। और जो है क्या पढ़ो आप? उसकी शर्तें पढ़िए, बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर क्या होगा? 58 और 59 हो जाएगा। राष्ट्रपति जो कार्यालय है उसके द्वारा जो शर्तें दी जाती है वो यही दी जाती है। चलिए भाई, ओके, चलो नेक्स्ट। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है? खूब आता है एग्जाम पेपर में भी कि शून्य काल में ये हुआ, शून्य काल में वो हुआ। तो शून्य काल जो है हमारे पार्लियामेंट में, आप उस शब्द का मतलब क्या समझते हैं? पहला है वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। दूसरा, किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए, यानी जो अनौपचारिक चर्चाएं होती है, ठीक है ना, जो जरूरी मतलब अलग से होती है, उसके लिए समय दिया हुआ है। बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय है, या प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच समय जब अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं। तो शून्यकाल जो जीरो जो आपके टाइम पीरियड मान जाता है वो हमारी पार्लियामेंट में वो किससे संबंधित है? बताइए भाई जरा ध्यान से, किससे संबंधित है? जी हां, तो किससे होगा? वह फर्स्ट है, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। तो क्या होता है फिर? वो शून्यकाल, ठीक है ना, को समझा जाता है। नेक्स्ट, अब जो है हिस्ट्री कर ली हमने, देन हमने क्या कर ली? पॉलिटिकल साइंस। अब जो आ गए हम ज्योग्राफी पर, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? ठीक है, हमारी पृथ्वी पर 2 प्रकार के जो है बल काम करते हैं। पहला जो है वो आउटर फोर्स होता है, दूसरा जो है इनर फोर्स होता है। आउटर फोर्स जो है वो काफी धीरे धीरे कार्य करता है, और जो इनर फोर्स है वो एकदम से जो उसका प्रभाव सामने आता है, ठीक है ना। तो यहां पूछा है कौन सा जो है आंतरिक, इसे हम आंतरिक भी कहते हैं, आंतरिक बल भी कहते हैं ना, आंतरिक बल भी कहते हैं, से संबंधित है। पहला पवन, हिमनद, नदी, ठीक है ना। हिम मतलब ग्लेशियर्स जो आप कहते हैं, ज्वालामुखी, भूस्खलन, लैंडस्लाइड जो है, एंड भूकंप, भूकंप, भूस्खलन, नदी, हिमनद, समुद्री तरंग, ठीक है ना, और नदी, ठीक है ना। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है, और अगर वो सवाल आपको आ गया मतलब आपने एनसीईआरटी जो है पूरी पढ़ रखी है, ठीक है। और 11th एनसीईआरटी का पूछूंगा, फिजिकल ज्योग्राफी का। किसका भाई? फिजिकल ज्योग्राफी। तो यहां पे आंतरिक जो बल है बिल्कुल सही है भाई, ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप, ठीक है। अब मेरा सवाल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। विजय भाई राधे राधे, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ठीक है। आपने ज्वार भाटा पढ़े, टाइड्स पढ़े, ठीक है। विजय जी शाम को 4 बजे होती है। ज्वार भाटा क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के, ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल के कारण, किस कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण जल में गति होना, आगे की ओर बढ़ना ज्वार, पीछे लौटना भाटा, ये समझते हो। अब मान लो मैं एक समझा रहा हूं, ये जो है यहां पर ये तट है, ये क्या है भाई? तट है, ओके। और मान लीजिए वेदर खराब है,
मौसम खराब हो रहा है, चक्रवात आ रहा है, तूफान आ रहा है, ठीक है। चक्रवात के कारण हवाएं चलती हैं, हवाओं के कारण जो है समुद्र में लहरें जो है बड़ी हो जाती है, तीव्र हो जाती है। और मान लो कि मौसमी गतिविधियों के कारण यदि ये जल धरातल पर आगे की ओर आ जाए, कहां आ जाए, आगे की ओर। मैंने यहां पर एक वर्ड बोला है मौसमी गतिविधियों के कारण, मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं पृथ्वी का केंद्रीय बल। मैंने केवल क्या बोला है, मैं 11th एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि रिट में एनसीईआरटी का सबसे बड़ा रोल होगा, ठीक है। तो अगर मौसमी गतिविधियों के कारण सागरीय जल धरातल पर आगे की ओर आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा मत बोलना, नहीं होगा। देखते हैं कितनों को यह आंसर आता है, जल्दी से। बताइए भाई। सुना, धीरे धीरे सारी स्टार्ट हो रही है, अभी एसएसटी जो है स्टार्ट करी है, ठीक है। संस्कृत पढ़नी है आपको तो आई थिंक सो 8 बजे 7 बजे जो है आपके संस्कृत क्लास होती है लैंग्वेज की। एनीबडी, पूरी की लोग जो क्लास ले रहे हैं, क्या उन्हें पता है ये? नहीं पता? चलो मैं आपको हिंट देता हूं, ठीक है। आपका ए ऑप्शन है तरंगे, बी ऑप्शन है धाराएं, सी ऑप्शन है गणतीय धारा, और हो गया आंसर तो आ गया वैसे। तो बताओ फिर भी डी ऑप्शन क्या दूं? देता हूं कोई भी, महोर में ले लो। चलो ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। विजय, अफवाह नहीं होता बेटा। अफवाह होता है जब कोई जल प्रवाहित होता है, तो जहां जहां से जल प्रवाहित हो जाता है वो उस जल का अफवाह कहलाता है। बताइए कितने लोग देखता हूं इसका सही आंसर देते हैं, तुक्के मत लगाना। रवीना जी बोल रही है बी कि सर धाराएं, है ना। रवीना जी, ना तो ये गल्फ स्ट्रीम है, ना ये लेब्राडोर है, ना ये ओयोशिवो है, ना ये ओखेटस्क है, ना ये हम्बोल्ट है, ठीक है ना, क्लियर। ना लेब्राडोर है, ना कैलिफोर्निया है। गाइस मैं इसलिए कहता हूं तो ध्यान से पढ़ा करो। 11th एनसीईआरटी में ज्वार भाटा के चैप्टर में साफ लिखा हुआ है, इसे कहते हैं महोरमी। क्या कहते हैं? महोरमी। अब आपको नहीं आता मतलब एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है, क्लियर। मधु सी नहीं आएगा, क्या आएगा सर? डी, ठीक है ना। तो प्लीज और प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, ठीक है ना, प्लीज और प्लीज एनसीईआरटी पढ़ें। इसलिए इन मॉडल पेपर में मैंने सारा जो एनसीईआरटी है उस इकबाल सर ने डाल रखा है ना। तो प्लीज और प्लीज बी केयरफुल। चलिए नेक्स्ट, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है? बताइए इसका कारण क्या है? ध्यान से पढ़ना। पहला दिया हुआ है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। चलिए बिल्कुल संजना जी, ऐप पर दिया हुआ है, ठीक है, आप खोल कर लीजिएगा यहां पर। देन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। नेक्स्ट, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है, ठीक है। एंड डी, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। रवीना जी का आंसर आ चुका है डी। बताओ भाई, देखते हैं किसका जो सही आता है। तो फास्ट करो भैया ना, तो जल्दी करो। देखिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सूर्य किरणें, देखिए 21 मार्च को होता क्या है, ध्यान दीजिएगा मैं आपको। सपोज दैट ये आपके यहां पर क्या है, ऊपर आ जाओ भाई, यहां कर लेते हैं, ग्लोब है, ठीक है। और ये क्या बीच में? भूमध्य रेखा। क्या बीच में? भूमध्य रेखा, ठीक है। अब यहां ध्यान दो कि सर यहां पे जो है 21 मार्च
और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है सीधा चमकता है। ठीक है, जितना प्रकाश ऊपर जाता है उतना कहां जाता है, नीचे की ओर जाता है। सूर्य न तो नॉर्थ की ओर झुका होता है न ही साउथ की ओर, ठीक ना। सूर्य का जो प्रकाश है बिल्कुल सेंटर पे होता है ना, क्लियर। अब सेंटर पे होता है, इसीलिए दोनों ही गोलार्ध में प्रकाश सामान्य यानी इक्वल जाएगा। अगर सूर्य उत्तर की ओर झुकाए तो फिर तो कहां जाएगा, कर्क रेखा पे होना चाहिए। दक्षिण की ओर झुके तो फिर कहां होना चाहिए, मकर रेखा पे। जबकि कर्क रेखा पे तो 21 जून को होता है और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को होता है, तो ये तो है ही नहीं। तो सर ध्यान रखना, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, मकर रेखा पर नहीं होता। मकर रेखा कब होता है भाई, 22 दिसंबर को होता है। कर्क रेखा पे कब होता है कि सर 21 जून को होता है। ठीक है, दो हो गए। अब यहां ध्यान दो कि किरणें जो है भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त दोनों पे सीधी पड़ती हैं, मतलब उन पे सीधी पड़ती हैं, दोनों एक ही हैं। अब यहां इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। दिमाग लगाओ यार, पृथ्वी का ध्रुव झुकेगा क्या, सोचो। क्या तुम, अब मैं क्या बोलूं आप लोगों को, है क्या ध्रुव झुक सकता है, बिल्कुल। क्या ध्रुव झुकेगा, क्या पृथ्वी झुकेगी, नहीं भाई, ठीक है ना, झुकेगा नहीं, है ना। पृथ्वी खुद झुकी हुई है 23.5 डिग्री के अक्ष पर, लेकिन ध्रुव झुका नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है आंसर, यहां क्लियर आंसर है भाई, बहुत सिंपल सवाल था, ए। ठीक है ना, बिल्कुल ए यहां पर राइट आंसर होगा कि सर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर या महान वृत्त पर, ठीक है, सबसे बड़ा गोला यही तो है। ठीक है, इस पर चमकता है सीधा। ठीक है, और उसमें जो है कोई भी ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल बीच में होता है। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर ए जो है करेक्ट आएगा। ठीक है, संजना डी नहीं होगा, संजना ए होगा यहां पर। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से करो भैया। नेक्स्ट सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मतलब 4 जो है आपको नंबर दिए हुए हैं, और ये कहा गया है कि इनमें से कौन सा सही अक्षांश और सही देशांतर है। ध्यान से भैया ना, थोड़ा ध्यान से करो, बी केयरफुल, आराम से समझो, सोचो ना। मुझे जल्दी है ना तुम्हें जल्दी है ना, बस जल्दी एक चीज की है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें बड़ी उम्मीद से हमें साहब इस एग्जाम के लिए तैयार किया, यानी उन्होंने कितने दुख उठाए, है ना। हमारे जो पेरेंट्स है वो इस समय घर में, गांव में हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि हम जो है पढ़ें। हम, आप चाहे रूम लेके रह रहे होंगे तो आपके लिए पैसा भेज रहे होंगे, चाहे वो खुद जो है कितने दुख उठा रहे होंगे, और वो यही चाहते हैं कि आप सक्सेस हो जाओ। और आप सक्सेस हो गए तो समझ लो उनका जीवन सफल हो जाएगा। आज मैं ऑनलाइन एक बात बोलता हूं, सभी सुन रहे होंगे, कि जब एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेता है तो उसके पिता को इतना फक्र होता है, उन्हें इतनी खुशी होती है कि आई थिंक सो उन्हें कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। उनकी उम्र जो है 5 साल बढ़ जाती है, वो इतने खुश होते हैं। ठीक है, आपके पिता जो है पूरे गांव में साहब बिल्कुल बिंदास यूं घूमेंगे कि मेरा छोरा जो है या मेरी छोरी जो है आज सरकारी कर्मचारी की नौकरी लग गई है। तो एक बेटा एक बेटी होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम हमारे मां बाप के लिए इतना कुछ कर जाएं, और यही मौका है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सभी का डी आ रहा है, वेरी गुड। देखिए अक्षांश की बात करें तो यह है भूमध्य रेखा, लास्ट 90 डिग्री नॉर्थ होता है और लास्ट 90 डिग्री साउथ होता है, यानी 0 से 90 और 0 से 90 आपके क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। देशांतर की बात करें, देशांतर 0 तो 180 ईस्ट, और इधर से घूम लो तो 180 वेस्ट, यही होता है। ये दोनों रेखाएं एक के पीछे 360 वाली, ठीक है ना। तो देखिए 197 ईस्ट कभी नहीं होगा, 180 तक ही होता है, 180 होता है, तो ये गलत है। यहां पर ये सही है। 56 डिग्री उत्तर होता है साहब, 56 बीच में आएगा, लेकिन 91 डिग्री दक्षिण नहीं होगा, 90 तक ही तो आता है। ठीक है, नेक्स्ट 101 डिग्री पूर्व होता है।
ठीक है, लेकिन ये नहीं होता क्योंकि देशांतर पूर्व पश्चिम होते हैं लेकिन 180 ज्यादा नहीं होते। 23 डिग्री उत्तर बिल्कुल साफ मिल जाएगा, 23 डिग्री उत्तर आपको मिल जाएगा, और 66 डिग्री पूर्व बिल्कुल साफ 66 ईस्ट मिल जाएगा। तो डी यहां पर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो बहुत प्यारा सवाल है, केवल अंकों का जो है झाल है। ध्यान रखना अक्षांश जो है 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण तक होते हैं, और देशांतर हमेशा पूर्व पश्चिम होंगे 180 एंड 180। क्लियर, यहां पर बिल्कुल सभी का जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये जो है रिट के लिए L1 के लिए भी आपके लिए प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है ना, तो प्लीज ध्यान से भाई इसको भी आप सोल्व करिए, मार्केट में अवेलेबल है ये भी, इसको आप परचेज कर सकते हैं। ओके, और लैंग्वेज जो है इसमें सारी दी हुई है। चलिए भाई नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है, ठीक है ना, आंतरिक ग्रह। ध्यान दीजिए जो आंतरिक ग्रह होते हैं बेटा उन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, मतलब पृथ्वी की तरह, पृथ्वी की तरह। इन्हीं पार्थिव ग्रहों को शायद आपने नहीं पढ़ा हो, बट इन्हें चट्टानी ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, चट्टानी ग्रह। दूसरा जो होता है ग्रुप वो होता है बाह्य ग्रह। इन बाह्य ग्रहों को हम लोग जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह, ठीक है, और क्योंकि इन पर गैस ज्यादा होती है इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं, या इन्हें हम बृहस्पति की तरह भी कहते हैं। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारा सारा, है ना, सारा एनसीईआरटी पूरा ये। तो कौन सा जो है आंतरिक ग्रहों का समूह है, तो ध्यान रखना आपने पढ़े होंगे क्षुद्र ग्रह। क्या पढ़ा हो आपने, एस्ट्रॉइड। मैं कुछ सिखाता हूं आपको आज, है ना, यह आपने नोट कर लिया होगा। चलिए यहां पर मैं सिखाता हूं आपको कि मान लीजिए कि यहां पर ये एस्ट्रॉइड है। क्या होते हैं भाई एस्ट्रॉइड, कि सर एस्ट्रॉइड होते हैं चट्टानी टुकड़े। क्या होते हैं, चट्टानी टुकड़े। इन्हें आप लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं, या आप इन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये कहां पाए जाते हैं, तो साहब इधर तो होगा आपके कौन सा, यहां तो होगा मंगल, और यहां क्या होगा, बृहस्पति। ठीक है, सपोज करो ये कौन सा हो गया आपके मंगल, और ये हो गया बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद में शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह होंगे। इधर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये जो बेल्ट है पूरा, यानी कि मंगल ग्रह से बुध तक, ये तो है सारे आंतरिक ग्रह, और ये जो है ये सब क्या है बेटा, ये सब है बाह्य ग्रह। क्या है, ये सब बाह्य ग्रह। ठीक है, तो इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पर क्या होगा कि सर यहां पे जो आंसर होगा वो बृहस्पति नहीं आएगा, शुक्र पृथ्वी बुध मंगल सही आंसर, बृहस्पति नहीं आएगा, बृहस्पति शनि नहीं आएगा, तो कौन सा हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून स्थित है, कहां पर स्थित है, ठीक है ना, हिमाद्री व हिमाचल के बीच, हिमाचल व शिवालिक के बीच, शिवालिक के दक्षिणी भागों पर और हिमाद्री के उत्तरी भागों पर। बताइए देहरादून जो ये सबसे बड़ा दून है, ये घाटियों वाला क्षेत्र होता है, ठीक है ना, ऐसे जम्मू दून है, ठीक है ना, पठानकोट दून है, देहरादून है, ठीक है ना। बताइए पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार। हाँ, तो कहां पर है भाई, हिमाद्री हिमाचल के बीच, हिमाचल शिवालिक के बीच, ठीक है ना। हिमालय की जो रेंजेस होती है वो सब जानते हैं आप सब, ठीक है ना, कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद महान हिमालय, जिसे आप हिमाचल हिमालय भी कहते हो या हिमाद्री भी कहते हो, ठीक है ना, उसके बाद मध्य हिमालय, और उसके बाद शिवालिक। उसके बाद क्या होगा, शिवालिक। बताइए जल्दी से, इसमें क्या आएगा आंसर, जी हां, देखिए दून जो होता है ये आपके मध्य हिमालय, कौन सा, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच होता है। यहां होते हैं आपके दून,
द्वार। किस के बीच में? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो हिमाद्री नहीं आएगा, हिमाद्री तो ये है हिमाद्री, ये हिमाद्री होता है, ठीक है ना। हिमाचल हिमालय वो हिमालय है जो कि मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश का भाग होता है, ठीक है ना। तो ये सही है, लेकिन हिमाद्री गलत है। हिमाचल हिमालय ही मध्य हिमालय कहलाता है, तो साहब यहां पे क्या आएगा? मध्य हिमालय शिवालिक के बीच, तो यहां पर जो है बी यहां पर करेक्ट होगा। शिवालिक के दक्षिणी भाग पे नहीं होगा, तो शिवालिक के दक्षिण में तो फिर आगे आप आओगे तो लास्ट में मैदान बन जाएगा। क्या हो जाएगा? मैदान। हिमाद्री के उत्तरी नहीं सर, हिमाद्री जो है वो क्षेत्र है जहां पे विश्व के ज्यादातर ऊंचे पर्वत हैं, लाइक दैट माउंट एवरेस्ट कहो, ठीक है। उसके बाद में आप कंचनजंगा कह दो, ठीक है ना। ये सब लाहसे मकालू, ये सब जो है किसमें है? ये सब जो है आपके हिमाद्री या महान हिमालय में है। ध्यान रखिए, दोनों जो है देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये दून और द्वार, मैं फिर कह रहा हूं दून और द्वार जो है ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है, ठीक है। अब मध्य हिमालय को कहां कहां क्या कहा जाता है वो नोट कर लो ध्यान से, मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। बिल्कुल बी केयरफुल, इनको ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा पीर पंजाल, ठीक है, ये कहां कहते हैं आप इसको? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हिमाचल हिमालय या धौलाधार, ये कहां कहोगे आप इसको? हिमाचल प्रदेश में। नाग टिब्बा, ये कहां कहते हैं इसको? उत्तराखंड में। ये मध्य हिमालय के अदर नेम है भाई, क्या है ये? मध्य हिमालय के अलग जो नाम है वो नोट करना इनको। नेक्स्ट, किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए, किस क्षेत्र में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या अरुणाचल प्रदेश में? बताइए भाई, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो भाई कहां है नामदफा? आपके अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, जानना बेटा, कई आप लोग शायद 56 पढ़ रहे होंगे, बट नहीं, गलत है। अब जो है 57 जो है राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, ठीक है। और 57वां राष्ट्रीय उद्यान अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ भाई कौन सा है, बताइए। देखो, 57वां राष्ट्रीय उद्यान ये है भाई आपके रातापानी राष्ट्रीय उद्यान है, और ये एमपी में है। और कब बना? कि सर ये जो है दिसंबर 2024 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है दिया गया है। तो इस समय इंडिया में 57 जो नेशनल पार्क हैं, और नामदफा कहां है बेटा? अरुणाचल में है। कहां पर है? अरुणाचल। आप देखा होगा सीईटी में भी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछे गए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह पेटियों का समूह है? किसका भाई? लौह पेटियों का, है ना। कौन समूह है? सिंहभूमि झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़ और नेल्लोर आंध्र प्रदेश, कुद्रेमुख कर्नाटक, मयूरभंज ओडिशा, बोकारो झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, मयूरभंज ओडिशा, सिंहभूमि झारखंड एंड बेलाडीला छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए भाई, तो आप ध्यान रखो, यहां पर समझते हैं इसको क्या पूछा है? लौह पेटियों का। लौह पेटियों में सिंहभूमि जो है बिल्कुल सही है, बेलाडीला भी जो है बिल्कुल सही है, लेकिन नेल्लोर गलत है। नेल्लोर जो है सर ये आपके लिए अब्रक के लिए फेमस है। इसके लिए अब्रक के लिए फेमस है आंध्र प्रदेश में। कुद्रेमुख, हाँ ठीक है, सही है। कुद्रेमुख कर्नाटक लोहा जो फेमस है वहां का, बाबुदन के पहाड़ियों का। मयूरभंज ओडिशा ये भी सही है, लेकिन बोकारो ये साहब नहीं आएगा। बोकारो जो है ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है। किसके लिए? ये कोयले के लिए है, तो बोकारो गलत है। यहां पर ये किसके लिए आ गया? कोयला के लिए आ गया। बाकी सब जो है ये आपके लोएस्ट समूह है। तो यहां पर जो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी जो है यहां पर सही हो जाएगा। मयूरभंज ओडिशा, सिंहभूमि झारखंड और बेलाडीला छत्तीसगढ़,
ठीक है, किस किसका सही है भाई? वेरी गुड मधु जी, विजय भाई, ठीक है ना, सबका सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? बहुत बार सवाल आ चुका है एग्जाम में। ओके, राजू राम जी बिल्कुल सही है भाई। नेगेटिव जो है ग्रोथ रेट, दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो, ठीक है, कब यानी किस दशक में जो है आपके यहां पर दर्ज की गई थी, है ना? बिल्कुल, कितनी भाई? -0.31, -0.31 जो है दर्ज की गई थी। बताइए भाई कब की गई थी? 1901 से 11 में, 11 से 21 में, 21 से 31 में, या 31 से 81 में? किस दशकीय वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव में आई थी, नकारात्मक रही थी? बताएं भाई। ठीक है, विजय भाई बोल रहे हैं बी। विजय जी करेक्ट आंसर आपका, डोंट वरी। 1911 से 21 में थी भाई -0.31। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको और कमेंट भी करो सारे लोग। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध किससे है? सतत पोषणीय विकास, देखिए इस पर एक 10th की एनसीईआरटी में, किसमें? 10th की एनसीईआरटी में संबंधित किताब का नाम दिया हुआ, भूलना मत। ठीक है ना, किताब का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। किताब कौन सी है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो मेरा सवाल आप सबसे है कि किताब जो है किस व्यक्ति ने लिखी है? 10th एनसीईआरटी, 10th की जो एसएसटी है उसमें यह किताब का नाम दिया हुआ है। रिट का एग्जाम दे रहे हो, मैंने कहा एनसीईआरटी आना बहुत जरूरी है। सतत पोषणीय विकास होता क्या है? ठीक है, ध्यान रखो कि ऐसा विकास, ध्यान रखना मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ऐसा विकास जो ध्यान रखिएगा, है ना, जो वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। यानी कि आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचाने हैं, संसाधन बचाने हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा? कि सर ये होगा संसाधन को संरक्षण के लिए। गांधी जी ने कहा था अरे भाई पेट भरो पेटियां मत भरो। क्या कहा था गांधी जी ने? पेट भरो पेटियां मत भरो। ये स्टेटमेंट किसका है? बाय द गांधी। और उनके इस दर्शन से एक व्यक्ति बड़ा इंप्रेस्ड हुआ और उसने साहब संसाधनों के पोषण विकास पर, संसाधनों के संरक्षण पर किताब लिख दी। उस किताब का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या नाम है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और इसके राइटर हैं सुमेशर। कौन है भाई? सुमेशर। ये लिख लेना भाई, बहुत इंपोर्टेंट किताब है ये। गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर सुमेशर ने संसाधनों के संरक्षण पर किताब लिखी। कौन सी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। वो किसने कहा था? किसने कहा था? पेट भरो पेटियां नहीं। किसने कहा था भाई? गांधी ने। बिल्कुल मधु जी, वो भी जो है करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। सुमाकर नहीं विजय भाई, सुमेशर है। हाँ रवीना जी बिल्कुल सही है कि वर्तमान का जो उपयोग है वो ऐसा हो कि भविष्य की जो है आवश्यकताएं अवहेलना ना करो। आप आज हो, आज से आप 20 से 25 साल पहले जाओ, क्या इतनी टेक्निक थी? क्या कितने सेलफोन थे? क्या नहीं थे ना? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल थे? क्या नहीं। तो रिसोर्स हैं, तो ये आज हमारे पास हैं। सुमेशर है भाई, सुमाकर नहीं है ना, सुमेशर है। ठीक है, अब आने वाली जो पीढ़ी है उसे हमसे ज्यादा टेक्निक की नीड होगी, वो हमसे ज्यादा एडवांस होंगे, तो उनके लिए भी हमें रिसोर्स बचाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम क्या है? बहुत प्यारा सवाल है, प्रीवियस एग्जाम ईयर का क्वेश्चन है और दिमाग से करने का सवाल है। ठीक है, बताइए। 4 क्षेत्र दिए हुए हैं आपको। हाँ बिल्कुल विजय, चेक किया हुआ है, डोंट वरी, है ना।
सुमाकर तो आपके जो फॉर्मूला 1 रेस हैं उनके ड्राइवर हैं, सुमेश्वर है वो, है ना। बताओ भाई, ये 4 आपको एरिया क्षेत्र दिए हुए हैं। अब इनमें से आपको इन्हें नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करना है, जमाना है, और जरा इजी नहीं है। जो ऑप्शन दिए उनके हिसाब से आराम से हो जाएगा, उनके हिसाब से आराम से हो जाएगा। आराम से भैया ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो, सीखो। संजना बोल रही है सर सी, खुशबू बोल रहे हैं डी, रवीना जी बोल रहे हैं डी, कृष्ण बाली बोल रहे हैं डी, सबका डी आ रहा है भैया ना। कृष्णा बाई जी डी, रामेश्वर भाई सी, रवीना ने 2 बार डी बोला है। देखो यारो, समझो, ठीक है। सपोज करते हैं ध्यान दो, ठीक है। यहां पे 4 प्रदेश दिए हुए हैं, ध्यान समझना। सबसे ऊपर आएगा घग्गर बेसिन, सबसे ऊपर क्या आएगा, घग्गर बेसिन। किसी ऑप्शन में है क्या? ठीक है साहब, इसमें मान लेते इसमें है, मानते इसमें है। अभी मैं सही नहीं बोला, सही है ना, सुनना। उसके बाद में क्या आएगा सर? उसके बाद में आएगा शेखावाटी प्रदेश। कौन सा आएगा? शेखावाटी। घग्गर बेसिन का है गंगानगर, हनुमानगढ़, है या नहीं है? और शेखावाटी प्रदेश चूरू, बीकानेर का क्षेत्र होगा, ठीक है। झुंझुनू होगा, सीकर होगा, ये आ जाएगा आपके, ठीक है। अभी आंसर दे नहीं रहा हूं मैं, तो शेखावाटी। तो यहां पे डी ऑप्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि भोराट का पठार तो यहां पर है, कहां पे? कुंभलगढ़ से गोगुंदा। तो सर शेखावाटी प्रदेश तो भोराट के पठार से ऊपर रह गया, तो डी तो कभी नहीं होगा, डी कभी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, विंध्यन श्रेणी की बात करूं तो विंध्यन श्रेणी आपके उदयपुर चित्तौड़ में है, ठीक है साहब, ठीक है ना, क्लियर। लूणी बेसिन नीचे भी है, जालोर तक है, तो यह भी नहीं होगा क्योंकि शेखावाटी से ऊपर है, यह भी नहीं होगा। लूणी बेसिन यहां पर है, विंध्यन श्रेणी यहां पर है, लूणी बेसिन जो है विंध्यन श्रेणी से नीचे है, शेखावाटी प्रदेश ऊपर है, यह भी नहीं होगा। बचा कौन सा? सी, शेखावाटी प्रदेश बिल्कुल सही है। विंध्यन श्रेणी उदयपुर चित्तौड़ का एरिया आ जाएगा। लूणी बेसिन, ध्यान रखो, जालोर का क्षेत्र, जालोर में लूणी बेसिन को रेल या नाड़ा कहा जाता है, तो वो उससे नीचे है। और फिर बाद में माही का बेसिन कहां है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। कहां पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो यहां पर सही कौन सा होगा? सही जो है वो यहां पर सी होगा। कौन सा होगा? सी जो है यहां पे करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से जो है ऑप्शन जो है क्लियर सी होगा, क्योंकि आंसर की में सी ऑप्शन जो है सही दिया हुआ है, ठीक है। पहले घग्गर बेसिन, उसके बाद में शेखावाटी, ठीक है। शेखावाटी के बाद में और लाऊं में यहां पे तो नागौरी उच्च भूमि आएगा। कौन सा आएगा? नागौरी उच्च भूमि। उसके बाद विंध्यन श्रेणी, उदयपुर चित्तौड़ का बेल्ट। उसके बाद और नीचे आओ तो लूणी बेसिन, और उसके बाद में माही बेसिन। ये जो है नॉर्थ से साउथ का क्षेत्र है। और नागौर बेसिन में भी, नागौरी उच्च भूमि में 3 भाग आते हैं। पहला मकराना रेंज, दूसरा गोठ मांगलोद की रेंज, और तीसरी जायल की रेंज, ठीक है ना। ये तीनों रेंज भी जो है नॉर्थ से साउथ के क्रम में है, तो ये थोड़ा ध्यान से रखिए, ठीक है। क्लियर। तो यहां पे जो है इसके हिसाब से जो है हम क्या करेंगे, इसका सी जो है यहां पे क्लियर मानेंगे, ठीक है ना। लूणी 2 नहीं होगा। आप एक बार राजस्थान का मैप लो, राजस्थान मैप लो और मुझे बताओ कि उदयपुर जो है वो नॉर्थ में है या जालोर उससे नॉर्थ में है। क्लियर सी बात है। मैप अपने सामने रखो, मैप जो है अपने सामने रखो, एक बार मैप लो सारे बच्चे, ठीक है, और खुद देखो उदयपुर का क्षेत्र जो है वो जालोर से उत्तर या दक्षिण में है, ठीक है ना। क्लियर। हाँ चलिए, तो उदयपुर चित्तौड़ का बेल्ट है पूरा, जालोर तक, बालोतरा तक, बाड़मेर तक, लूणी बेसिन है पूरा। चलिए भाई नेक्स्ट,
निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टान जालोर में पाई जाती है? ठीक है, ग्रेनाइट वाला क्षेत्र है पूरा, कौन सा? ग्रेनाइट वाला क्षेत्र है ना। फिर आगे इसमें क्या होगा बताइए कि जालोर में, इसलिए जालोर को जो है क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है ना, बिल्कुल। अब यहां पे हाँ बिल्कुल उत्तर दक्षिण पूछा है, इसलिए बिल्कुल सही है विजय भाई, आपका जो है सी सही होगा, उत्तर से दक्षिण देखा हुआ है। चलिए, तो इसमें जो है कौन सी चट्टानें जालोर में जो है पाई जाती हैं? बताइए फटाफट से भाई, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। बिल्कुल, बी केयरफुल। ग्रेबो, ग्रेनाइट, रायोलाइट और बेसाल्ट, कौन सी चट्टानें जालोर में पाई जाती? खुशबू जी बोल रहे हैं बी, मधु जी बोल रहे हैं बी। बताइए भाई, बाकी लोग भी आंसर दें। बिल्कुल गाइस, ठीक है, ग्रेनाइट और रायोलाइट ही पाई जाती है। 2 और 3 जो है बिल्कुल सही है, इसमें ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। बेसाल्ट तो आपके कहां मिलेगा? आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। और ग्रेबो यहां पर है नहीं, वो आपके जो जस्ट क्षेत्र ऊपर बाद में बाल वहां मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थॉर्नवेट के वर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु दर्शाता है? ठीक है, जो सबसे वेस्ट में है, सबसे पश्चिम में है, थॉर्नवेट के अनुसार। अब कोपेन ने इसे लिया है जैसलमेर को, किसमें? BW HW है ना, इसने लिया है कोपेन ने। और थॉर्नवेट ने साहब क्या लिया है? इसको जैसलमेर को लिया है EAD में, इसमें लिया है EAD, ठीक है। तो यहां पे कौन सा होगा? यहां पे बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बाई तालाब झील जो है कहां पर स्थित है? कौन सी झील भाई? बाई तालाब झील, है ना। हाँ बिल्कुल, बताइए ये जो है कहां पर स्थित है? बताओ फटाफट से भाई। हाँ, बाई तालाब जो झील है बेटा, ध्यान रखना, ये महारावल जगमाल सिंह की पत्नी लाची बाई ने बनवाई थी, लाची बाई ने बनवाई थी, ठीक है ना। ओके 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 टाइगर जी, ठीक है ना। कहां पर स्थित है बाई तालाब? बताओ भाई, बाई तालाब जो है कहां पर स्थित है? रवीना बोल रहे हैं बी, मधु जी बोल रहे हैं सी। देखो मैं और हिंट दे दूं, बाई तालाब का रियल नाम जो है वो आनंद सागर है। क्या नाम है इसे? इसे जो है आनंद सागर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? आनंद सागर झील, ठीक है ना। और आनंद सागर झील बिल्कुल सही है, मधु बिल्कुल सही है, विजय सी या ए। OMR में एक ही बार क्या होगा बेटा, ठीक है। राइट आंसर इज बांसवाड़ा। या और सुनो, ये कृत्रिम झील है, क्योंकि किसने बनाई है? लाची बाई ने बनवाई है, तो ये एक आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है ना। चलिए, क्या नाम है इसका? इसका नाम है आनंद सागर। खुशबू सही है, आपका सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम क्या है? इस सवाल भी सीक्वेंस का है, क्रम क्या है? इसमें गलती मत करना, ठीक है ना, इसमें जो है गलती मत करना भाई। अच्छा, पहले सी भर दिया, फिर OMR में काटेगा कैसे भाई? बताइए, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर जो बांध दिए हुए हैं, उनका क्रम जो है आपको यहां पर ज्ञात करना है कि क्रम जो है उनका क्या होगा। बताएं भाई, क्रम जो है उसका क्या होगा? रवीना बोल रहे हैं सी, संजना बोल रहे हैं ए, ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, ये पहले का आंसर है क्या? ओके, देखिए मुहाना क्या होता है? मुहाना होता है, अभी नहीं बताऊंगा, पहले आंसर आने दो। मधु जी बोल रहे हैं बी, ठीक। खुशबू जी बिल्कुल सही है, 121 लिखा हुआ है, इसे क्या मैं पहचान पाता हूं कि भाई क्वेश्चन कौन सा है। विजय भाई बोल रहे हैं ए, कृष्णा जी बोल रहे हैं सी। यार अलग अलग आंसर। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान ना बेटा, समझना। मुहाना क्या होता है? अ लास्ट पॉइंट ऑफ अ रिवर, नदी का जो अंतिम स्थान है। या तो नदी किसी और नदी से मिल रही हो, या नदी समुद्र में मिल रही हो, तो लास्ट पॉइंट जो है वो नदी का मुहाना कहलाता है, ठीक है। उद्गम क्या होता है? जहां से नदी निकलती है, ठीक है ना। अब नदी निकलती है आपकी चंबल कहां से? MP के जनापाओ की पहाड़ियों से, ठीक है, निकलती है। चलो
तो मान लो जनापाव से जा रही है एमपी से, फिर चौरासीगढ़ से राजस्थान, फिर वापस कहां गई, फिर गई आपकी कहां पे, यूपी में इटावा में। तो ये तो हो गया इसका क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया उद्गम, ये तो क्या हो गया उद्गम, और ये क्या हो गया इसका मुहाना। मुहाना मतलब जब ये यमुना से मिल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दो, सबसे पहले जो इस पर एमपी में बांध है वो कौन सा है, राणा प्रताप, सॉरी गांधी सागर, कौन सा है भाई, गांधी सागर। उसके बाद चित्तौड़ में जो बांध है वो कौन सा है भाई, राणा प्रताप सागर, कौन सा है, राणा प्रताप। फिर कोटा में गांव आता है आपके बोरावास, कौन सा आता है, बोरावास। वहां पे कौन सा है कि सर वहां पर है जवाहर सागर। और फिर कौन सा है कोटा सिटी के पास, कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये बांध है। मुहाने से उद्गम की ओर तो यो उल्टे आओगे और उद्गम से मुहाने की ओर यूं जाओगे। ठीक है, क्लियर। अब यहां क्या पूछा है, मुहाने से उद्गम की ओर, तो मुहाना ये है, तो मुहाने में सबसे पहला जो आएगा वो कौन सा है, कोटा बैराज, दिया हुआ नहीं है, नहीं है, हटाओ। फिर कौन सा है साहब, जवाहर सागर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है साहब। राणा प्रताप सागर दिया हुआ है, दिया हुआ है। गांधी सागर दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्लियर यहां तक, क्लियर, बिल्कुल ठीक है ना। अब अगर ये पूछता आपसे, कैसे पूछता, ये पूछता आपसे उद्गम से मुहाने की ओर, तो पहले कौन सा आता, गांधी सागर, फिर कौन सा आता, राणा प्रताप सागर, फिर कौन सा आता, जवाहर सागर, फिर कौन सा आता, कोटा बैराज। ठीक है, तो बी जो है यहां पे करेक्ट होगा, बी जो है आंसर आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए ये जो है क्रम दिया हुआ ये वाला, ये बेटा उद्गम से मुहाने की ओर है। क्या है, उद्गम से मुहाने की ओर। ठीक है, ये क्रम तो बैठ ही नहीं रहा और ये भी नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर बी। इसमें तो बहुत सिंपल सवाल था ये, बस क्रम में आपको जो है ध्यान रखना था। ठीक है, अच्छा ईमानदारी बताओ, ईमानदारी से किस किस का गलत हुआ, इरेज योर हैंड, साहब मेरा गलत हुआ है। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, बस आरोही अवरोही जो होता है उसी प्रकार से क्या होता है बेटा, उद्गम और मुहाना होता है। ठीक है ना, चलिए ओके, दीक्षु जी आपका सही है, रविना जी बिल्कुल सही है, ओके थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। ठीक है ना, यूएसए का जो मृदा वर्गीकरण है पढ़ा होगा आपने सब लोगों ने। ठीक है, एडोसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, ठीक है ना, इन सबके बारे में बताया, तो जल्दी करते हैं भाई, बताइए। आपका सही हुआ, ओके विजय। तो एंटीसोल में कहां मिलती है, पूर्व में, पश्चिम में, साउथ ईस्ट में या साउथ में। एंटीसोल सोइल राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना, बताइए, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। ठीक है ना, सही खुशबू, बिल्कुल सही, कौन सा, पश्चिम में, डेजर्ट क्षेत्र में। नेक्स्ट, पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार पहला व्यक्ति, इसमें विवाद है वैसे। ठीक है, इसमें जो माना जाता है वो घनश्याम दास बिड़ला को जो है माना जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान की ओर से एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है, ठीक है, कौन सी है, भील है, सहरिया है, गरासिया है, या आपके मीणा है, बताइए कौन सा है। ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा एकमात्र आदिम जनजाति समूह। ठीक है ना, तो 124 में बी आ रहा है, कृष्ण का भाई, बिल्कुल ठीक है ना, 124 राजस्थान इलाके में, सही समझना। मधु जी बी, कृष्णा जी सी, मतलब गरासिया और सहरिया में आपको डाउट है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकमात्र जनजाति जिससे आदिम जनजाति में शामिल किया है वो बेटा सहरिया है। ठीक है, सहरिया है, जिला कौन सा, बारा। ठीक है, बारा का दो क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, एक तो शाहबाद, कौन सा भाई, शाहबाद, और एक किशनगंज। ये सहरिया जनजाति निवास है। सहरिया जनजाति का जो कुंभ है, इनका जो कुंभ है, अभी कुंभ का जो है बिल्कुल चल रहा है, तो कुंभ जो है ये कौन सा होता है भाई, सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला 12। ठीक है, तो लगता है आपके
ज्येष्ठ अमावस्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी, है ना, कितनी थी भाई? हाँ बिल्कुल, फीताबाड़ी सही है भाई। कितनी सैनिक छावनियां थी? बिल्कुल सभी का सही है। थोड़ा फास्ट आंसर दें जल्दी से, है ना। 4, 5, 6 या 7? बिल्कुल, ब्यावर थी साहब, खेरवाड़ा थी, एरिनपुरा थी, नीमच थी, नसीराबाद थी, देवली थी, है ना। बताओ फटाफट से, कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6 या 7? तो कितनी थी भाई आपके यहां पर? 6 जो है सही छावनी, सही है सभी का। अच्छा, अगर सवाल पूछे कितनी सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी, क्रांति नहीं हुई थी, तो 2 में। ठीक है, 2 में, खेरवाड़ा और आपके ब्यावर जो है उसमें। नेक्स्ट, 1857 क्रांति समय यहां के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? देखो अगर बात करूं मैं, ठीक है, गवर्नर जनरल की बात करें सबसे पहले, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। अब हर रियासत में क्या होता था, वहां पे हर क्षेत्र में एक एजेंट गवर्नर जनरल होता था। और क्रांति के समय, क्रांति समय कौन था भाई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, अच्छा एक सवाल बताओ, एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से पूछना। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ए है उसका नसीराबाद, जो मैं सवाल पूछूंगा उसका। बी है माउंट आबू। सी ऑप्शन है उसका अजमेर। और डी ऑप्शन है देवली। मेरा एक सवाल है आपसे कि जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को भारत में क्रांति की सूचना मिली, तो उस समय वो कहां था? उस समय वो कहां पे था? नसीराबाद में था, माउंट आबू में था, अजमेर में था या देवली में था? सवाल क्या है कि जिस समय राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को इंडिया में क्रांति की सूचना मिली, तो उस समय वो व्यक्ति कहां पे था? नसीराबाद में था, माउंट आबू में था, अजमेर में था या देवली में था? विजय, वेरी गुड विजय, मानना पड़ेगा बेटा, अच्छा पढ़ रहे हो तो ध्यान ना बेटा, वो कहां था? माउंट आबू में था। कहां था? माउंट आबू में। अब मैं आपको नई खुशबू, कहां था? माउंट आबू में। देखिए, ग्रीष्म काल में आज भी हमारे राज्यपाल महोदय, ठीक है, मई और जून के समय कहां जाते हैं? माउंट आबू में। यह प्रथा तब से चली आ रही है, ठीक है ना। उस समय भी हमारा जो एजीजी था वो इन 2 महीने ग्रीष्म काल में कहां बैठता था? माउंट आबू में। तो आंसर क्या आएगा? माउंट आबू। ये ध्यान तो इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, संगीत पर लिखे गए मान ग्रंथों में से कौन सा राणा कुंभा द्वारा रचित है? कौन से जो है राणा कुंभा ने लिखे हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध या रसिक प्रिया? इसमें से जो है कौन सा आपने राणा कुंभा का ग्रंथ है? ठीक है, चलिए, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध या रसिक प्रिया, कौन सा जो है? तो ध्यान रखो, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, एग्जाम में भी आ चुका है। तो कौन सा जो है बिल्कुल बिल्कुल रवीना बताइए, कौन सा जो है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध या रसिक प्रिया? बिल्कुल सबका सही है भाई। फर्स्ट आंसर किसका है? खुशबू जी का है। खुशबू जी सारे सही है भाई, ठीक है, सब में है, इनके रचयिता जो है कुंभा है। नेक्स्ट, कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? कुषाण शक्ति को राजस्थान में, वेरी गुड, संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? हाँ, लेकिन उसका है खुशबू, है ना, माना उसी के लिए जाता है, ठीक है ना। मालवा, शिवी, योद्धे या अर्जुनायन, ठीक है ना। तो आपने एक जगह पढ़ी होगी मध्यमिका,
है ना, मध्यमिका। अब समझ जाओ, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शिवी। क्या हो जाएगा भाई आंसर, शिवी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था। कालीबंगा है ना, काली चूड़ियां, है ना। कालीबंगा का सबसे पहले की बात करूं तो आपके जो एलपी टेसिटोरी थे उन्होंने इसकी जानकारी मुहैया कराई थी, फिर ओरेन स्टिन ने उस जानकारी को प्रमाणित किया था, उसके बाद में अमलानंद घोष, फिर बीके लाल, बीवी थापर, इन सब लोगों ने अपना कार्य किया। ऐसा क्षेत्र जिन पे शवाधान की 3 विधियां हैं, शव जो यहाँ पर 3 विधियों से जो है दफनाया जाता था, जो यहाँ पे 7 अग्निविधिकाएं मिली हैं, वो भी प्रमाण है इसका, ठीक है। तो यहां पे जो है कितना भाई, 5 स्तरों पर, कितना भाई, 5 स्तरों पर जो है यहां पे उत्खनन कार्य किया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बिंदोरी लोक नृत्य कहां का फेमस है। बिंदोरी लोक नृत्य, ध्यान रखो, बिंदोरी जो है ये 2 अवसर पर किया जाता है, या तो विवाह हो या होली के अवसर पर जो है किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, नृत्यक नृत्यिका जो है इसमें नृत्य करते हैं। तो बिंदोरी नृत्य जो है कहां का फेमस है, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर या झालावाड़। बताइए भाई, बिंदोरी नृत्य जो है ये कहां का फेमस है, ठीक है। तो कहां का होगा बिंदोरी, सर ये झालावाड़ का होगा। कहां का, झालावाड़ का। तो भाई हाँ, एक ये महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, जो भाई स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक जो है रामबाण साबित होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली, और ये फर्स्ट ऐसी बुक है जिसमें आपके फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के दोनों के जो सिलेबस है वो पूरा इसमें इंक्लूड किया गया है। दूसरा, दिसंबर 2024 तक राजस्थान में जो भी क्वेश्चन मैनेजमेंट, शिक्षा शास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान के पूछे गए हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो बहुत बेस्ट बुक है, बहुत ज्यादा डिमांड इस बुक की आ रही है, ठीक है। और क्वेश्चन भी इसमें काफी शानदार है। तो प्लीज एक बार मेरे कहने से लोग फर्स्ट गियर तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को देखिएगा एक बार। काफी अच्छी बुक जो है लॉन्च हुई है, बहुत ही इजी लैंग्वेज। साइको में क्या है, हमें लैंग्वेज का काफी टफ लगता है, तो वंदना मैम ने बहुत अच्छा इस पे काम किया, बहुत अच्छी जो है बुक ये लॉन्च की हुई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण जो है किसने करवाया था, ठीक है। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण जो है किसने करवाया था, राव सुरजन ने, राव अनिरुद्ध सिंह ने, महाराव उमेश सिंह ने या महाराव बुद्ध सिंह ने, है ना। हाँ, बूंदी का गढ़ पैलेस, बूंदी में जो है पशु पक्षियों का चित्रण जो है, ठीक है ना, खासकर पक्षियों का चित्रण जो है ये काफी ज्यादा फेमस है। पक्षियों की पेंटिंग भित्ति जो काफी फेमस है, ठीक है ना। ठीक है, तो कौन सा आएगा इसमें, स्वर्ण काल भी कह सकते हो आप इसके उनके लिए। तो कौन सा भाई, महाराव उमेश सिंह। कौन भाई, महाराव उमेश सिंह। थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है ना। जो बैंड का पूरा जो ग्रुप है वो भी गुलाबी साफा पहन के आता है, पुरुष हो चाहे महिला, वो गुलाबी रंग के कपड़े पहन के आते हैं इसमें, ठीक है ना। तो गुलाबी गणगौर जो है कहां की फेमस है, बताइए फटाफट सब लोग, कहां की फेमस है भाई। 132, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, नागदा। तो कहां की भाई, आपके नाथ द्वारा की। नेक्स्ट, केसरिया जी का मेला, केसरिया जी का मेला जो है ये कहां भरता है, केसरिया जी, है ना, ऋषभ देव जी, बिल्कुल, है ना। परबतसर, किराड़ू, झालरा पाटन या धुलेव गांव। तो कहां होगा भाई ये, धुलेव गांव, उदयपुर, धुलेव गांव उदयपुर में होगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल फटाफट से अपनी तैयारी पे जो है देख लो। नेक्स्ट, रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था। रणकपुर जैन मंदिर कहां है भाई, पाली में, है ना। 1444 क्या है भाई, इसमें खंबे हैं, ठीक है। और इस मंदिर को नलिनी विमान मंदिर, क्या बोलते हैं इसे, नलिनी विमान मंदिर कहा जाता है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। इसे चौमुखा भवन कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई इसे, चौमुखा भवन कहा जाता है। और यहां पास में से एक नदी बहती, नदी का नाम है मथाई, नदी के किनारे पर स्थित है। धारणक शाह ने बनवाया था, किसने, धारणक शाह। और किसके काल में, राणा कुंभा के काल में बना था, ठीक है ना। तो ये है रणकपुर का जैन मंदिर, है ना। इसके बारे में कहा गया कि साहब स्तंभों का जो शानदार विवरण है वो यही मिलता है। तो यहां इसका जो वास्तुकार था वो कौन था भाई, देपाक। कौन था, देपाक था।
ये दो नाम प्लीज ध्यान रखिएगा, नलिनी विमान मंदिर और चौमुखा भवन। इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है, अगर आप चाहो लिख सकते हो, इसे जो है स्तंभों का वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रांगद मौर्य फिर राणा कुंभा, है ना, मेसा के पठार पर है, जिसमें जो द्वार है उसमें से पाडन पोल पर जो है आपके रावत बाग सिंह का स्मारक है, भैरव पोल पर कलज राठौर का स्मारक है, और राम पोल पर जो है आपके फतेह सिंह जी का स्मारक है। ठीक है ना, तो इसमें विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा महल या मोती महल है, कौन सा जो इसमें नहीं है पूछा है। देखिए इसमें जो है मोती महल नहीं है। क्या नहीं है भाई? मोती महल। ठीक है ना, रविनाथ जी धानक शाह ने ये बनवाया है, वास्तुकार जो है ये उसका है। ठीक है, देपा के वास्तुकार। चलिए, तो कौन सा? मोती महल। नेक्स्ट, अब थोड़े 5-6 सवाल आपके टीचिंग मेथड्स के, बाद में 5 सवाल आपके वापस राजस्थान जीके के आ जाएंगे। ठीक है ना, और एसएससी के टीचिंग मेथड जो ये आपको बिल्कुल ध्यान से करने हैं। तो पहला सवाल है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। एसएसटी के टीचर को जो आप बनने जा रहे हैं सारे, ठीक है ना, वो जो है उसे किस पे बल देना चाहिए? ये आंसर आ चुका है, खुशबू जी का आंसर आ चुका है भाई। ठीक है ना, बी बता रहे हैं, तो वो आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यस, हाँ बिल्कुल, अभय महल, मोती महल, है ना, फूल महल, मेहरानगढ़, चोखेलाव महल। ठीक है, तो किस पर? विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन। देखिए भाई इसमें डी नहीं है, क्योंकि भाषा विकास तो ये आप एसएसटी का बंदा नहीं करेगा। भाषा विकास कौन करेगा? जो आपके भाषा टीचर है ना, वही करेगा। नेक्स्ट, E.J. सिम्पसन द्वारा किए गए शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से किस पक्ष से संबंधित हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक या इनमें से सभी? ये शिक्षक उद्देश्य जो है आप पढ़े होंगे, ब्लूम के ही पढ़े होंगे आपने, है ना, सिम्पसन के पढ़े होंगे, तो इसमें से कौन सा जो है उसके संबंधित है? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, तो कौन सा भाई? मनोक्रियात्मक। चलिए नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम में क्या क्या आता है? करिकुलम में ना सर आउटर एक्टिविटीज भी आती है, इनर एक्टिविटीज भी आती है, दोनों ने आती है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई करिकुलम में आजकल तो इनर भी आती है और आउटर भी आती है, दोनों ही आती है, सभी आती है ना। चलिए नेक्स्ट, वेरी गुड। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में अभिकथन तर्क दिया हुआ है, और फिर उसका वहां पे क्या दिया हुआ है? तर्क अभिकथन, यानी कि ए, दोनों जो है दिए हुए हैं। अब सही विकल्प को आपको चुनना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपको कि सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत क्रमबद्ध मार्ग से निपटने के हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विद्या विकसित की है। तर्क क्या है कि सर प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। ठीक है ना, क्या दोनों सही है और व्याख्या सही हो रहा है? दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। केवल ए सही है या केवल आर सही है? बताइए, इसमें से जो है कौन सा आपके आंसर आएगा? ठीक है, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत क्रमबद्ध मार्ग से निपटने के लिए विशिष्ट विद्या विकसित की है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है ना, और इनसे तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को पृथक करना कठिन है, ये भी जो है इसकी सही जो है यहां पर क्लियर हो रहा है। तो दोनों सही है भाई, व्याख्या भी सही है ना, ये मत किया करो नहीं है। ठीक है, दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो यहां पर जो है ए जो है सही होगा। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है भाई, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसको, है ना। ये स्टेटमेंट या ये परिभाषा जो है किसकी है? कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस एंड सामाजिक अध्ययन आयोग, यूएसए की रिपोर्ट।
कौन सा जो है ये परिभाषा जो है दी हुई है, बताइए बराबर से। राजू राम जी बिल्कुल, देखते हैं भाई विच इज द करेक्ट। सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंध में समझने में सहायता करती है। सबका सी आ रहा है, यस ऑल ऑफ यू करेक्ट, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिए गए हैं। पहला, मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन स्वरूप व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, और प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। अरे यार, ये साफ हो गया है ना, ये तो इजी हो गया भाई, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत है ना, तो डी यहां पर जो है नहीं होगा, बाकी तीनों करेक्ट है ना। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापक गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है भाई, है यही तो मैंने मूल्यांकन करेगा, अगर यही पे आप नहीं करोगे तो मतलब क्या रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, परियोजना के एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है, बताइए। यह स्टेटमेंट जो है किसने दिया है, ब्लूम ने, क्रो एंड क्रो ने, जॉन डेवी ने, या किलपैट्रिक ने, बताइए किसने दिया है भैया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक। सूचना तकनीक के मुख्य घटक हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर के उपयोग करता है, या सारे हैं। सूचना तकनीक है ना, ये तो ऑप्शंस हो जाएगा भाई, इसमें तो सारे ही हैं, ठीक है। सूचना तकनीक में सॉफ्टवेयर भी आता है, हार्डवेयर भी आता है, और उपयोगकर्ता भी आता है, तीनों इसके पार्ट होते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी जो है इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में, क्लासरूम टीचिंग में तुलनात्मक अध्ययन के लिए, है ना, कंपेयर करने के लिए इनमें से क्या उपयोगी होता है, पोस्टर, समय तालिकाएं, रेखा चित्र या ग्राफ। अगर आपको क्लास में, ठीक है, जब आप टीचिंग मेथड यूज करते हैं और उसमें आपको कंपेयर करना सिखाना, तुलनात्मक करना सिखानी है, तो उसमें से आप क्या यूज करेंगे, आप खुद सोचिए। पोस्टर यूज करेंगे, टाइम जो इंडेक्स है वो यूज करेंगे, या रेखा चित्र पूछेंगे, या ग्राफ। मुख्य तीनों ही होंगे रवीना, मुख्य तीनों ही होंगे, ठीक है ना। सूचना तकनीक में जितना रोल हार्डवेयर का है उतना ही सॉफ्टवेयर का है, उतना ही उपयोगकर्ता का है बेटा। आप एक को मुख्य नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल बिल्कुल देखिए, अगर आपको तुलना करनी है तो आप ग्राफ बनाते थे, क्या बनाते थे, ग्राफ, जिसमें हर जो पिलर है वो चाहे आप पिलर्स बनाए, चाहे रेखाचित्र बना दे, आप लाइन द्वारा ड्रॉ कर दें, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्राफ जो है तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्क्यूमेन का प्रच्छा मॉडल निम्न में से कौन सा है, निगमनात्मक है, आगमनात्मक है, उपरोक्त में से दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। 145 बताइए क्या इसमें आंसर होगा। टीचिंग मेथड का लास्ट सवाल है ना, उसके बाद में 5 सवाल हम लेंगे वापस जीके के। प्रच्छा मॉडल निम्न में से कौन सा है, निगमनात्मक या आगमनात्मक, दोनों है। देखिए, प्रच्छा मॉडल होता है ये बेटा मैक्सिमम जो है आगमनात्मक होता है। क्या होता है ये, आगमनात्मक, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसको देख लीजिए, यहां पे जो है आगमनात्मक जो है ज्यादा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए, प्रच्छा मॉडल की बात कर रहे हैं, ओके। चले नेक्स्ट, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ महाजनपद नगर दिए हुए हैं और एक तरफ जो है महाजनपद दिया हुआ है, और एक तरफ जो है आपके उसका रिलेटिव, ये श्रावस्ती करना, इसको क्या कर देना, श्रावस्ती। कौन सा जो है सही सुमेलित है, गांधार, मथुरा, अंग, उज्जैन, अवंती, श्रावस्ती, कंबोज, राजपुर, इसमें से कौन सा जो है सही है, ये आप बताना। एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है,
सामने जो उसके नगर दिए हुए हैं। बताइए, बताओ विभाग से। देखिए, ये तो कहां जाएगा, शूरसेन, ये कहां चल जाएगा, अवंती, ये कहां चल जाएगा, कौशल, और ये कंबोज राजपुर। बिल्कुल सही है। यहां पे कहां से होगा, डी जो है यहां पे, सूरसेन, मथुरा, अवंती, उज्जैन, कौशल, श्रावस्ती और राजपुर, कंबोज। तो डी यहां पे सही है। नेक्स्ट, बहुत प्यारा सवाल है, ये सवाल भी एनसीईआरटी का है, ये सवाल इसका है एनसीईआरटी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं। फेयंस का मुझे इतना भी याद है कि फेयंस का एक पूरा डायग्राम बना के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूरा डायग्राम, और एक बॉक्स में डायग्राम है और उसमें इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फेयंस कराने मेहर मिली है, पैके तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, देखिए ये तो यार वो तो हो जाएगा आराम से, है ना। इसमें सर बालू का स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती है, उसके बाद वस्तुओं को चिकनी परत रह जाती है, और मन की चूड़ियां, भाई ये दोनों इसमें जो है गलत है। ठीक है, एक कृत्रिम सब बनाए जाते हैं, बनते नहीं है ना, और फेयंस कराने मेहर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों स्टेटमेंट सही है। एक मिनट ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, दूसरा गलत है इसमें, तो ये तो आएगा नहीं, तो सी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, कि प्रकृति कृत्रिम बनते हैं ये, सी क्या है इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, वर्धमान महावीर किस वंश के थे। अब वंश यहां पर दो देखना, एक तो पिता का और एक माता का। बताइए इनमें से कौन सा वंश जो है इनसे संबंधित है ना। पिता इक्ष्वाक वंश और माता लिच्छवी वंश, है ना, सिद्धार्थ और त्रिशला। तो यहां माता का वंश है, तो क्या हो जाएगा ए, हो जाएगा भाई ए। ठीक है ना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नांकित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये एक तरफ आपको दर्रे दिए हुए हैं और क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है ना, सुमेलित नहीं है। बॉमडिला कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है साहब। नाथुला कहां है, दर्रा, सिक्किम में, सही है। भोरघाट, देखिए ध्यान रखना, एक तो थाल घाट ये महाराष्ट्र में है, भोरघाट ये भी महाराष्ट्र में है, तो सही गलत है सी। ठीक है, पालघाट और प्लस सिनकोट ये दोनों दर्रे केरल को तमिलनाडु से जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी जो है यहां पे गलत है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, चंबल बेसिन की खंड भूमि को या खड्ड भूमि को क्या कहा जाता है। तो उसे गली इरोजन कहते हैं, यानी कि अवनालिका अपरदन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गली इरोजन या अवनालिका अपरदन। तो यहां क्या हो जाएगा, अवनालिका अपरदन। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ये 60 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, जो डिटेल करवाई जा रही है उसको प्लीज आप ध्यान से देखें, है ना, रिवाइज कर लिया करो। और प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है या अपने साथ रखें, और एनसीईआरटी भी साथ साथ रखें। पूरा जो मॉडल पेपर है वो एनसीईआरटी पर है, व्याख्या सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल मिलता हूं वापस शाम को 4 बजे। जय हिंद, बाय।